कोई भी अगर न्यू मॉम बनती हैं तो न्यू मॉम बनने के बाद सी सेक्शन डिलीवरी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, वजाइनल डिलीवरी है, तो पोस्टमार्टम जो जर्नी होती है आपकी वेट लॉस की या फिर रिकवरी की, ये सेफ्टी को लेकर भी कि लोगों को लगता है कि अगर मान लो कि मेरे 3 महीने हो भी गए, अगर एक विमेन को सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुआ है, तो शुरू के 3-4 दिन 5 दिन तक अगर आपको थोड़ा रोना आता है, आप इरिटेबल फील करते हैं, आप थोड़ा सा यू डोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जितने भी विमेन डिलीवरी के बाद अगर हमारे पास आती हैं उसमें। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है श्वेता को आई थिंक 90% ऑफ यू आप सभी जानते ही हो। पिछले तकरीबन 20 साल से हम इस फिटनेस वाले इंडस्ट्री में हैं और पिछले 10 साल से श्वेता भी हमारे साथ। 10 साल मेजरली इनका अगर फोटे की बात करें तो योगा, ये योगा, ही इज अ योगा एक्सपर्ट। और साथ ही साथ हम पिछले 8 साल से मेजरली विमेन के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो काम हम कर रहे हैं वो पोस्टपार्टम विमेन के लिए, पोस्टपार्टम फिटनेस वेलनेस के लिए, न्यू मॉम्स की जो जर्नी होती है, न्यू मॉम्स के जो फिटनेस वेलनेस होता है उसके बारे में दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। सो श्वेता जो कि मॉम भी है, आई थिंक इट्स बीन 8.5 years when she has delivered her son. So एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे हिसाब से इनसे ही पूछेंगे और देखते हैं एग्जैक्टली आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा, काफी थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में समझ में आएगा। इसमें ऑलमोस्ट मैं वो सारे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे क्वेश्चन ट्राई करूंगा जो भी न्यू मॉम्स का या विमेन का जो कंसर्न होता है रिगार्डिंग पोस्टपार्टम फिटनेस वेलनेस, डीआर, ओवरऑल कैसे बेली फैट कम करना है, कैसे बहुत सारे कंसर्न है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। कोई भी अगर न्यू मॉम बनती हैं तो न्यू मॉम बनने के बाद सी सेक्शन डिलीवरी आजकल बहुत कॉमन है। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितने टाइम के बाद वो वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर सकती है? फर्स्टली वर्कआउट स्टार्ट करना, आई वुड से कि ये कंप्लीटली कोई रेस नहीं है, राइट? आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको 2 हफ्ते हो गए आप स्टार्ट कर सकते हो, 6 हफ्ते हो गए आप स्टार्ट कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी की रिकवरी लेट होती है, किसी की रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है, बट इन जनरल जो गाइडलाइन है उसकी बात करते हैं। सो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, वजाइनल डिलीवरी है, सो आप 4 to 6 वीक्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपकी बॉडी टू सम एक्सटेंट रेडी होती है, बट मेक श्योर कि डॉक्टर का क्लियरेंस ज़रूर होना चाहिए। और अगर सी सेक्शन डिलीवरी है तो 6 to 8 वीक्स का टाइम आपको लेना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। टिल द टाइम थोड़े हल्के फुल्के वॉक्स घर के अंदर ही, बहुत ज़्यादा आप ब्रिस्क वॉकिंग या इस तरह की चीज़ें अटेम्प्ट ना करें। नॉर्मल घर में 5 to 10 मिनट्स की वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये एक राइट टाइम है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे इनिशियली मैंने बोला कि पोस्टमार्टम जो जर्नी होती है आपकी वेट लॉस की या फिर रिकवरी की, ये रेस नहीं है, राइट? आपको अपना टाइम लेना है। जब आपको लगता है यू आर रेडी टू स्टार्ट, देन ओनली यू प्लीज स्टार्ट। तो नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2.5 से 3 महीने लेना चाहिए, आप बोल रहे हो। Right. और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा बड़ा और टाइम दे, तुरंत मतलब हड़बड़ी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। एक कंसर्न आता है कि आई मीन सेफ्टी को लेके भी, कि लोगों को लगता है कि अगर मान लो कि मेरे 3 महीने हो भी गए, अगर एक विमेन को सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुआ है, मान लो कोई दिक्कत नहीं भी है, तो 3 महीने के बाद जब उसने वर्कआउट स्टार्ट करा तो किस टाइप के वर्कआउट इनिशियली कर सकते हैं? क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न बहुत आता है कि कहीं ना कहीं लोअर बेली में पेन तो नहीं हो जाएगा, स्टिचेस कहीं खुल तो नहीं जाएंगे, वहां पे और पेन तो नहीं होगा। किस टाइप के वर्कआउट्स वो इनिशियली कर सकते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के वर्कआउट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब आप कंसीव करते हैं, आप बेबी को डिलीवर करते हैं, तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स, कोर मसल्स, डीप कोर मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें उन्हें स्ट्रेंथन करने पे फोकस करना है। हमारा जो पहला फोकस है वो वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होना चाहिए। हमारा पहला फोकस रिकवरी होना चाहिए, राइट? सो मैंने टाइमलाइंस भी जैसे अभी बताई कि आप नॉर्मल डिलीवरी है तो 4 to 6 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, और सी सेक्शन डिलीवरी है सो 6 to 8 वीक्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट किस तरह के वर्कआउट्स के साथ, अगर ये मैं बात करूं कि किस तरह के वर्कआउट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, सो आई थिंक टू स्टार्ट विद वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग आपके पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता तो है। कितना वॉक, अगर मानो कि स्टार्ट करे तो कितना वॉक? अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स इज इनफ। और घर के अंदर ही आपको
बहुत ज़्यादा कोई ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करना है, बिकॉज वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स में वो स्टेमिना स्ट्रेंथ वापस लाने में बहुत हेल्प करते हैं. वन. सेकेंड, आई थिंक डीप ब्रीदिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, आपके बेसिकली जब आप कंसीव करते हैं तो आपका बेली बहुत बड़ा हो गया है, बिकॉज यू नीड टू मेक स्पेस इन योर वूम फॉर योर बेबी टू ग्रो, राइट. सो आपके जो डीप कोर मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, और उनका जो कनेक्शन है ना, योर कनेक्शन ऑफ योर डीप कोर मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड योर ब्रेन, वो समहाउ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है. तो सबसे पहले हमें वो कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है. सो अगर बेसिक एक्सरसाइजेस की मैं बात करती हूँ, सो वॉकिंग फर्स्ट सबके लिए है, डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए. डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग. ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग या कोर कनेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम कोर को स्क्वीज करने की बात नहीं कर रहे हैं. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. सो बहुत सारी फीमेल्स करती हैं अपने पोस्टपार्टम जर्नी में, रिकवरी में, कि जब हम कोर कनेक्शन की बात करते हैं, सो जस्ट दे स्क्वीज देयर स्टमक इन और उन्हें लगता है कि कोर कॉन्ट्रैक्शन हो गया. ये सही तरीका नहीं है. कोर कॉन्ट्रैक्शन में आपको अपने कोर को जिप करना है, बिकॉज आप इनिशियल स्टेज में हैं. मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज ये आप इनिशियल स्टेज में हैं, सो हमें बहुत ज्यादा उसको जिप करने की या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है. It's like, you please understand, I mean, it's like you're lifting a feather up towards your belly button. It's just a feather, right? तो वेट ज्यादा नहीं है. आप हल्का सा अपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को हल्का सा ऊपर की तरफ जिप करते हुए लाइए. इट्स लाइक you're lifting your feather through your vagina towards your belly button. This is called core contraction. So one is walking. Second, deep breathing with core contraction. पेल्विक टिल्ट्स अब आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज अगेन अ गुड एक्सरसाइज जो आपको आपके आपका पेल्विक फ्लोर और ब्रेन और कोर को रिकनेक्ट करने में हेल्प करता है. पॉस्चर, जो एक बहुत बहुत मेजर कंसर्न होता है पोस्टपार्टम फीमेल्स में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. सो आई थिंक दीज आर 3 बेसिक एक्सरसाइजेस जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. और एक अगेन जो कंसर्न होता है, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है, आई थिंक आई से 90% वुमेन में होता है आफ्टर पोस्टपार्टम, वो होता है बैक पेन का इशू. ऑलमोस्ट सभी को बैक पेन का इशू होता है. Correct. और वर्कआउट करना जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग यही डरते हैं कि सर बैक में काफी पेन है. तो इसको कैसे करेंगे? ये मतलब अगले जैसे मान लो 3 महीने में स्टार्ट किया, 3.5 महीने में स्टार्ट किया, 2-2.5 महीने में बैक पेन ठीक हो सकता है या कम हो सकता है? इसके क्या उपाय होंगे, क्या रीजन है, क्या उपाय होंगे? ओके, सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि बैक पेन हो क्यों रहा है, राइट. सो अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी का पोस्चर देखोगे, सो फर्स्टली उसने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है. 20 kg, 25 kg, 30 kg तक वेट पुट ऑन हो गया है, और पोस्चर काफ़ी ख़राब हो गया क्योंकि बेली काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से अभी जो स्पाइन का पोस्चर होता है एक नेचुरल कर्व आपकी स्पाइन में होता है, बट वो कर्व समहाउ यहाँ से अंदर की तरफ पुश हो रहा है क्योंकि बेली बाहर की तरफ जा रहा है. दैट इज़ वन. सेकेंड, आप बहुत ज़्यादा वेट थ्रू आउट योर जर्नी, दिस 9 months की जर्नी आप कैरी कर रहे हैं. सेकेंड एंड थर्ड कि पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि बेबी होने के इमिडिएटली बाद से ही यू नीड टू स्टार्ट फीडिंग द बेबी, और जब आप फीड करते हैं वो यू हंच योर बैक लाइक दिस, आप ऐसे फीड कर रहे हो. सो ये कुछ मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है. इसमें अगेन एक मैं और क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ जो आपने नहीं पूछा है, कि बहुत सारे लोगों को, फीमेल्स को ऐसा लगता है कि सी सेक्शन डिलीवरी में ही बैक पेन कॉमन है, नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होता. इट्स अ मिथ, राइट. नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको बैक पेन होता है और सी सेक्शन डिलीवरी में भी होता है. हाँ, ये जरूर है कि सी सेक्शन डिलीवरी में बैक पेन थोड़ा ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज प्रोसेस तो दोनों के लिए सेम है ना फॉर द 9 months. ये तो एंड रिजल्ट है कि आपका सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट थ्रू आउट दिस 9 months जर्नी, ये जर्नी तो सबके लिए सेम है, राइट. एंड आफ्टर द डिलीवरी जर्नी इज अगेन द सेम. डेफिनेटली सी सेक्शन डिलीवरी जिनकी है, जो सी सेक्शन मॉम्स हैं, उनके लिए थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट स्टिल इट्स मोर और लेस सेम. तो ठीक कैसे करेंगे ये वर्क? सो ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले पोस्चर इंप्रूव करने की जरूरत है. इसमें कुछ आपके जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस मैं सजेस्ट करना चाहूंगी.
सबसे पहले जब आप फीड करते हैं बेबी को, सो मेक श्योर कि आप कोई फीडिंग पिलो या फिर घर में जो नॉर्मल पिलो है उसको अपने लैप पे रखिए. डू नॉट हंच योर बैक लाइक दिस एंड देन फीड योर बेबी. ये एक बेसिक चेंज है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स. वन. सेकेंड, क्योंकि रेस्ट बहुत कम मिलता है फीमेल्स को इनिशियल मंथ्स में, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है रेस्ट लेने की कोशिश करें और पोस्चर इंप्रूव करने की कोशिश करें. पोस्चर इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने इनिशियल आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, जिसमें पेल्विक टिल्ट्स एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा. ऑल्सो बेसिक बैकवर्ड बेंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक जनरली आप अपने बेड पे लेटिए और हल्के हल्के बैकवर्ड बेंड से स्टार्ट कीजिए, नॉट टू मच, बिकॉज सी सेक्शन डिलीवरी जिनकी है स्टिचेस स्ट्रेच हो सकते हैं, पेन हो सकता है, बहुत ही जेंटल तो बैकवर्ड. जिनको भी सी सेक्शन डिलीवरी है, बैक पेन है, तो उनको नॉर्मल जो भुजंग आसन है वो Yes, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन भुजंग आसन में यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा अपने अपर बॉडी को लिफ्ट नहीं करेंगे. वन, क्योंकि आपके जिन्हें स्टिचेस हैं तो स्टिचेस स्ट्रेच हो जाएंगे. और दूसरा, क्योंकि अबडोमिनल मसल्स बहुत स्ट्रेच हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायस्टेसिस रेक्टाई, डीआर जिसको हम कहते हैं, ये कॉमन कंसर्न होता है पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स में. तो उस कंडीशन को भी वर्सन कर सकता है अगर आप बहुत ज्यादा बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं. सो मेक श्योर कि आपका नेवल जिस भी फ्लोर पे आप हैं, आप बेड पे या फ्लोर पे, उस सरफेस को छोड़ेगा नहीं आपका नेवल. योर नेवल शुड बी टचिंग दैट सरफेस. ओके. और जैसे बेबी को फीड कराना समझ में आ गया, पोस्चर भी समझ में आ गया, नॉर्मल लेवल पे बैक बेंडिंग वर्कआउट समझ में आ गया. इसमें सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें कैट एंड काउ पोज भी बहुत हेल्प करता है, चाइल्ड पोज आपको बहुत हेल्प करता है. तो चाइल्ड पोज, पेल्विक टिल्ट्स, कोबरा पोज एंड कैट एंड काउ, ये कुछ 3-4 पोस्चर्स है जो मैं सजेस्ट करती हूँ फॉर बैक पेन रिलीफ. और क्या प्रिकॉशन? आपने बोला कि फीड कराते हुए मतलब पिलो का यूज कर लें या फीडिंग पिलो का यूज कर लें. इसके अलावा एक और कंसर्न आता है कि जैसे थोड़ा देर तक अगर बच्चे को लेकर घूमते हैं राइट, तो भी बैक में पेन आता है, तो उसका क्या उपाय है? एब्सोल्युटली. बच्चा रो रहा है, गोद में लेकर तो घूमेंगे. इसके लिए तो मैं सब जो भी घर वाले हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप न्यू मॉम इज स्टिल इन हर हीलिंग फेज में है, तो आप प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए थोड़ा. उनके प्रेशर को थोड़ा सा आप बांटिए उनके साथ. और इसमें 2-3 चीजें आपको अवॉइड करनी होती हैं. हैवी वेट आप लिफ्ट नहीं कर सकते. बार बार सामने की तरफ झुकना, फ्लोर पे झुक करके आपको कुछ पिक करना है, उठाना है. बाल्टी तो खैर इनिशियल फेज में आप नहीं उठाते हैं, बट स्टिल आफ्टर 3 मंथ्स जब आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं, या 2.5 मंथ्स नॉर्मल डिलीवरी में, 2 महीने के बाद, सी सेक्शन डिलीवरी में 3 महीने के बाद, सो उस वक्त भी आपको हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करने हैं. यहाँ पे एक मिनट मैं सबको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न आता है. हैवी वेट का मतलब हैवी वेट है, राइट? तो लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो 2 किलो का वेट आप उठा सकते हो, 3 किलो का आप उठा सकते हो. जैसे बाल्टी, मान लो कि 10-15 लीटर बाल्टी में पानी भरा हो, उसको नहीं उठाना है, राइट? या उसी तरीके से जैसे वर्कआउट में, जिम में, कहीं भी हैवी वेट नहीं उठाना है. Correct. तो हैवी वेट का मतलब उल्टा मत समझ लेना कि नहीं सर मैम ने बोला है कि हैवी वेट नहीं उठाना है तो इसीलिए हम 2 किलो के डंबल नहीं उठाएंगे. तो ये बिल्कुल भी नहीं है. इसको मैं और ज्यादा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि लेट्स से जब आपका बेबी आता है, सो एवरेज वेट जो बेबी का होता है दैट इज एनीथिंग बिटवीन 2 to 3 kg, और आप उस बच्चे को लेके पूरा दिन हैंडल 3 to 4 kg. हाँ, मतलब राइट, करेक्ट. आई मीन जो अगर बहुत ही कमजोर बच्चे हैं, सो एक एवरेज रहता है 2 to 4 kg, लेट्स से, राइट? तो उस वेट के बच्चे को आप पूरे दिन हैंडल कर रहे हो, पूरे दिन आपने अपने गोद में रखा हुआ है, सो 2 kg डंबल्स आप डेफिनेटली उठा सकते हो और बिल्कुल उठाना चाहिए, सो दैट आप वो अपना स्टेमिना, स्ट्रेंथ रीगेन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? सो हैवी वेट्स, हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करेंगे. जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, आपके घर में 10 किलो का आटे का पैकेट आया है, कुछ ऐसे हैवी वेट्स हैं वो लिफ्ट नहीं करेंगे. बार बार फ्लोर पे झुक करके, इवन इफ यू नॉट लिफ्टिंग हैवी वेट्स, लेकिन बार बार फ्लोर पे झुक के आप कुछ भी फॉरवर्ड बेंडिंग बेसिकली जितना पॉसिबल है आप अवॉइड कीजिए. क्यों? बिकॉज जैसे मैंने डीआर की बात करी थी, डायस्टेसिस रेक्टाई, आपका जो अब्डोमिनल मसल्स है वो काफी स्ट्रेच हो रहा है. तो इट्स लाइक, लेट्स से इफ आई एम वेयरिंग दिस जैकेट और ये जैकेट में एक जिप है, ओके, वो बीच से जिप खराब हो गई है और मैं ऐसे बैठी हूँ तो जिप यहाँ से ओपन हो रही है, करेक्ट? जब मैं बार बार फॉरवर्ड बेंडिंग कर रही हूँ तो ये जिप और ओपन हो रही है, राइट? सो इस कंडीशन को और वर्सन कर रही है. सो इसलिए एनीथिंग विच इज गिविंग यू अब्डोमिनल बल्ज,
वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, अभी जैसे आपने बात किया डीआर की, राइट, कि डीआर एक ऐसा मतलब कॉमन कंसर्न है जो जितने भी विमेन डिलीवरी के बाद अगर हमारे पास आती हैं, उसमें से आई थिंक हर 10 में से 2-3 विमेन ऐसे होते हैं, 4 विमेन ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल। डीआर का इशू होता है, राइट। तो थोड़ा सा एक बार समझा भी दें कि डीआर का इशू एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, और इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, जैसे वर्कआउट करने में, या जो पोस्टमार्टम हीलिंग वाला जो वेलनेस वाला काम होता है, तो वहां पे डीआर को वापस कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, और यस तो कैसे होगा और कितना टाइम लगेगा? ओके। सबसे पहले डीआर, बहुत बार ये टर्म मैंने यूज कर लिया है, सो लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन कि एग्जैक्टली डीआर होता क्या है। सो डीआर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके अब्डोमिनल मसल, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, कि जहाँ पे आपके अब्डोमिनल मसल्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप कंसीव करते हो, ये जनरली सेकंड थर्ड डिलीवरी के बाद या फिर ट्विंस डिलीवरी के बाद होता है। बहुत सारी फीमेल्स को फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, बट इट जनरली हैपेंस आफ्टर मल्टीपल डिलीवरीज और ट्विंस डिलीवरी, राइट। सो डीआर क्या होता है? डीआर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके अब्डोमिनल मसल्स में स्पेस आ गया है, सेपरेट हो गई है आपके अब्डोमिनल मसल्स। क्यों हुई हैं? जब हम कंसीव करते हैं बेबी, जैसे मैंने इनिशियली बात किया कि हमारे जो डीप कोर मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाते हैं, राइट, बिकॉज हमें बेबी के लिए स्पेस बनाना है। साथ में आपके ऑर्गन्स हैं, आपके एम्ब्लिकल फ्लूइड है, प्लेसेंटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अब्डोमेन में, तो सबके लिए स्पेस बनाना होता है, राइट। और जैसे जैसे बेबी बढ़ रहा है तो उसको स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, तो अब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होते जाते हैं, स्ट्रेच होते जाते हैं, राइट। और स्ट्रेच होके बहुत सारी फीमेल्स में ये होता है, जनरली फर्स्ट डिलीवरी में ये कॉमन है कि वो वापस टू सम एक्सटेंड अपने शेप ठीक में है। वापस आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट मल्टीपल डिलीवरीज के बाद वो, क्योंकि बार बार स्ट्रेच हो रहे हैं, इसलिए शायद वो अपने वापस पुराने शेप में नहीं आ पाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीआर, डायस्टेसिस रेक्टाई। अच्छा, ओके। और कैसे ठीक करें इसको? कैसे ठीक करें, तो आई थिंक वो सारे प्रिकॉशंस, पहले प्रिकॉशंस की बात करते हैं, अभी क्योर पे मैं बाद में जाऊंगी, प्रिकॉशंस की सबसे पहले बात करते हैं। बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स जो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, स्टिल नॉट दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। उनके जो मसल्स के बीच में सेपरेशन है वो कम नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग करेक्ट प्रिकॉशंस। सो प्रिकॉशंस मोर और लेस सेम ही है जो एक न्यू मॉम के लिए होते हैं। आप हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, आप एनीथिंग वो जो आपको अब्डोमिनल बल्ज देते हैं वो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी है और बहुत ज़्यादा साइड बेंडिंग भी है। आप एक बार खुद से करके देखोगे तो जब आप साइड बेंड करते हो तो भी आपका अब्डोमिनल मसल्स थोड़ा सा बल्ज होने लगता है, तो वो अवॉइड करेंगे। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके अब्डोमिनल मसल्स में डोम बनाती है, कोन बनाती है, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, राइट। आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? जस्ट लाई डाउन ऑन द फ्लोर, बेंड योर नीज, कीप योर फीट ऑन द फ्लोर। आपको फीट को लिफ्ट नहीं करना है, अपर बॉडी को हल्का सा लिफ्ट करो, हल्का सा लिफ्ट करेंगे। अगर आपको डीआर है तो आप देखोगे कि आपका अब्डोमिनल मसल ना सेंटर से ऐसे डोम फॉर्म कर रहे हैं, राइट, विच क्लियरली मीन्स कि वो अब्डोमिनल मसल्स में जो कनेक्शन है वो लैक है, लैकिंग है, राइट। वो डोम फॉर्म नहीं करना चाहिए, वो कोनिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई भी एक्सरसाइज, जैसे आप क्रंचेस नहीं कर सकते, आप सिटअप्स नहीं कर सकते, आपको जंपिंग अवॉइड करनी चाहिए। ये डीआर और न्यू मॉम्स दोनों के लिए है। आप ब्रिस्क वॉकिंग नहीं जा सकते हैं, आप एक ही स्ट्रेच में बहुत ज्यादा वॉक मत कीजिए, लाइक 10,000 स्टेप। ये क्या करें और क्या करें, मतलब क्या किया जा सकता है? क्या करा जा सकता है? तो अगेन पेल्विक फ्लोर का जो कनेक्शन है, पेल्विक फ्लोर एंड ब्रेन कनेक्शन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच एवरीबडी शुड स्टार्ट विद। कोर कॉन्ट्रैक्शन, ये एक बहुत अच्छी चीज है और यही एक चीज है जो आपको हेल्प करती है, राइट। Okay. उसके लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पेल्विक टिल्ट्स, डेड बग्स, योर हील को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे आप पेल्विक टिल्ट्स में चाहिए एंड स्ट्रेच योर हील्स, कीप योर ट्राई टू स्ट्रेच योर लेग्स एंड वापस आइए, मेक श्योर कि वहां पे कर्व नहीं बनेगा। आप बेयर प्लैंक कर सकते हैं, ग्लूट ब्रिजेस कर सकते हैं, आप साइड प्लैंक्स कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो काफी लो इंटेंसिटी होती है। साइड प्लैंक कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल प्लैंक नहीं कर सकते। नॉर्मल प्लैंक नहीं कर सकते बिकॉज वो आपके नेवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं, राइट, वो नहीं चाहिए। साइड प्लैंक्स कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बट येस, ऑन अ लो इम्पैक्ट फॉर श्योर। ओके ओके। एक और कंसर्न आता है डीआर से रिलेटेड ही आता है, राइट, इस टाइप का ही, कि रिगार्डिंग अम्बिलिकल हर्निया, राइट, और ये बड़ा कॉमन कंसर्न होता है, तो ये एग्जैक्टली क्या है? ऑलमोस्ट डीआर को ही बोलते हैं या कुछ और है ये? नहीं, अम्बिलिकल हर्निया इज डिफरेंट। अम्बिलिकल हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके जो नेवल के आसपास के जो अब्डोमिनल वॉल्स होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो अंदर के टिश्यूज होते हैं वो बाहर की तरफ पुश हो सकते हैं। सो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपका जो बेली बटन है वो पॉप आउट करने लगता है, वो अब बाहर की तरफ विजिबल होने लगता है, दिखने लगता है, बहुतों में दिखता भी है, बहुतों में दिखता है। सो ये कंडीशन को हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। तो इसका भी कोई मतलब इसमें? यस, डेफिनेटली। अम्बिलिकल हर्निया की अगर हम बात करते हैं, सो ये भी क्योरेबल है। आई मीन प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, मैं सभी फीमेल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डीआर, अम्बिलिकल हर्निया, ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज, ये आपके मदरहुड का ही एक पार्ट है, और ये रिकवरेबल है, इसको कंप्लीटली रिकवर किया जा सकता है अगर आप सही एफर्ट्स डालते हैं। तो क्या एफर्ट्स डालने चाहिए? सबसे पहले जो प्रिकॉशंस आप डीआर के वक्त ले रहे थे, हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करेंगे, प्लैंक नहीं करेंगे, क्रंचेस नहीं करेंगे, आप एनी जो भी आपको अब्डोमिनल बल्ज दे रहे एक्सरसाइजेस वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो प्रिकॉशंस वो सब कुछ सेम ही रहेंगे। कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं? सो अगेन, ग्लूट ब्रिजेस विद कोर कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, बहुत डायफ्राम जो आपका होता है आपके रिब केज के नीचे जो मसल्स होती है डायफ्राम मसल्स, अगर आप उसको 360 डिग्री एक्सपैंड कर पाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो आपको डीआर और अम्बिलिकल हर्निया दोनों में रिकवर करने में हेल्प करती है। आपको हील स्लाइड्स बहुत हेल्प करती हैं, साइड प्लैंक्स हेल्प करते हैं। क्या अवॉइड करना है? तो अगेन लेग रेजेस और ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। ओके। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, राइट, कि जो सारे जितने भी मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स हैं या ऑलमोस्ट न्यू मॉम्स हैं या थोड़ा टाइम हो गया, सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बेली फैट, राइट, कि जो मॉमी पाउच है, जो बेली फैट है, ये हमारा जो टमी है वापस फ्लैट हो सकता है, नहीं हो सकता, वापस पहले जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, और दूसरा मॉमी पाउच जाएगा नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके साथ ही साथ कि जब ये मॉमी पाउच है, जब बेली फैट कम हो जाएगा तो फिर स्किन लटक जाती है ना, स्किन झूल जाती है, तो ये मतलब ये क्या है, ये ठीक हो सकता है पूरी तरीके से, ये 90% भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और जो ये स्किन लटक जाता है, जो कोई उपाय है करने का, इसके बारे में ओके। सो पोस्ट डिलीवरी जो आपका मम्मी टमी है वो रिड्यूस हो सकता है? सो द आंसर इज यस, डेफिनेटली हो सकता है अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट डालते हो। एंड ये जो पूरी रिकवरी है ना, आपके पोस्ट डिलीवरी फेज में जो रिकवरी फेज आपका चल रहा है, अगर आप मम्मी टमी रिड्यूस करने की बात करते हैं, वापस वो स्ट्रेंथ स्टेमिना रीगेन करने की बात करते हैं, तो इसमें दो तीन चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वन इज डेफिनेटली आप सही एक्सरसाइज, सही फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं या नहीं, आप अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं या नहीं। थर्ड इज स्लीप, क्योंकि स्लीप इज एक्सरसाइज और आपके जो न्यूट्रिशन है उससे ऊपर है। स्लीप अगर आप अच्छी नहीं है आपकी, तो आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो सकती। बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि न्यू मॉम्स के साथ स्लीप एक बहुत बड़ा कंसर्न है, yes. बहुत बड़ा चैलेंज है। सो जितना पॉसिबल है स्लीप अपना प्रॉपर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइजेस की मैं बात करती हूँ तो माइंडफुल एक्सरसाइजेस होनी बहुत ज़रूरी है। रेस नहीं है, जैसे मैंने इनिशियली बोला था, ये कोई रेस नहीं है, राइट। माइंडफुल एक्सरसाइजेस जितना आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है, सिर्फ उतनी ही एक्सरसाइजेस, रेपिटेशन। कौन से वर्कआउट करें सर? आप उसमें अगर मैं बात करती हूँ तो आप एक नॉर्मल माइल्ड कार्डियो से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जंपिंग, रनिंग, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करेंगे। माइल्ड कार्डियो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हल्की फुल्की वॉक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितनी भी मैंने अभी एक्सरसाइजेस बताई हैं, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, क्योंकि वो आपके अब्डोमिनल मसल्स को वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है, जो आपके बेली के सैगिनेस को कम करेगी। सो डायफ्रामिक 360 डिग्री डायफ्रामिक ब्रीदिंग, ग्लूट ब्रिजेस, डेड बग्स, हील स्ट्रेच करना आपका फ्लोर पे, हील स्लाइडर्स, साइड प्लैंक्स, बेयर प्लैंक्स, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन में जैसे स्लीप तो समझ में आ गया, स्लीप के लिए तो देखो मैं सभी को बोलूंगा कि
ट्राई तो यही करना है, क्योंकि अगर न्यू मॉम्स हैं और फीड कराते हो तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ स्लीपिंग 7 to 8 आवर्स, पॉसिबल ही नहीं है एक बार में। लेकिन यस, दिन में भी जब भी टाइम मिलता है ट्राई करो, क्योंकि आप जितने भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका सबका कंसर्न होता है, सर जिस समय हमारे दिन में बेबी सो रहा होता है उस समय तो हम कुछ काम कर लेते हैं, उस समय हमारे पास टाइम होता है जब हम नहा लेंगे, अपने लिए कुछ काम कर लेंगे या घर का कुछ काम कर लेंगे। लेकिन तो जैसे भी मैनेज करो, आपको ट्राई तो ये करना होगा ही कि आपको थोड़ा रेस्ट ज्यादा लेना होगा, आपको सोना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइनली रिकवरी चाहते हो, आप चाहते हो कि जो पोस्टपार्टम फिटनेस, पोस्टपार्टम वेलनेस, जो आप रिकवरी चाह रहे हो 10 on 10, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट स्लीप। वो कैसे मैनेज करोगे वो आप जानो, बट करना है। इसमें एक कंसर्न था न्यूट्रिशन के बारे में आपने बोला, तो न्यूट्रिशन के लिए क्या न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन में किन चीजों का ध्यान रखें? क्योंकि न्यूट्रिशन में तो दबा के हम घर वाले तो काफी चीज खिला रहे होते हैं, घी और पंजीरी टाइप के काफी चीजें खिला रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। राइट, सो आपने जैसे पंजीरी और ये हमारे जो घर के मतलब लोग, लड्डू। हमारे इन लॉज हैं, मदर है, सब देते हैं। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप लैक्टेशन फेज में हैं तो आपके लिए कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप कैलोरीज कट डाउन करने की कोशिश करोगे बहुत ज्यादा, तो आपके लैक्टेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा और आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा। आप और लेथार्जिक फील करोगे, आप बिजी फील करोगे, एनर्जी और ड्रॉप होती चली जाएगी। सो वो जो लड्डू हैं, गोंद के लड्डू, पंजीरी, घी, इस तरह की चीजें जो आपको खिलाई जाती हैं, वो बहुत ही माइंडफुल थे। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े घर में, बहुत माइंडफुली उन्होंने ये सब प्लान किया है कि ये जो भी लड्डू होते हैं ये आपको कैलोरीज देते हैं, ये आपको अच्छे न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें हैं। बट हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका पोर्शन हमें कि कितना ले सकते हैं। सो आई थिंक 1 लड्डू अ डे, अ मीडियम साइज, बहुत बड़े लड्डू नहीं, अ मीडियम साइज लड्डू, 1 लड्डू अ डे इज इनफ, वो ले सकते हैं। दूसरा, प्रोटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक इंडियन मॉम्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो वो उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करती है, राइट? ड्यूरिंग देयर पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड और इन जनरल भी, राइट? सो प्रोटीन इज समथिंग जो आपको लेना ही पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो आप लैक्टेशन हो रहा है, जो आप बेबी को फीड करा रहे हो, इट्स ऑल प्रोटीन, राइट? तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन कम है, उससे कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी तो वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन या अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन बेबी को सप्लाई करेगी जो उसकी नीड है, बिकॉज अब उसके मसल्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, राइट? तो आपकी बॉडी आपके बेबी को वो सारा न्यूट्रिशन देगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। बट इफ यू आर नॉट टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन योर सेल्फ, तो आपके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। Okay. तो प्रोटीन इज समथिंग जो हर एक फीमेल को ध्यान देना चाहिए। कितना प्रोटीन? सो इफ यू आर अ लैक्टेटिंग मॉम, if anybody is a lactating mom, so anything between 1.2 to 1.3 gram of per kg of your body weight. अब आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप 80 किलो के हो तो 80 तकरीबन, अगर आप 80 किलो के हो तो आप मान लो 80 से 100 ग्राम प्रोटीन। अगर आप 70 केजी के हो तो तकरीबन 80-85 ग्राम प्रोटीन। करेक्ट। तो ये जितना आपका वेट है उससे उतना ग्राम, उससे ऊपर, राइट, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें ये भी बता दें कि प्रोटीन के सोर्सेज, राइट, सबसे बड़ा कंसर्न ये भी आता है कि दूध तो समझ में आता है, राइट, एंड पीपल हु डू नॉट ईट नॉन वेज, तो ओवरऑल प्रोटीन के क्या ऑप्शन है? नॉन वेज में हमें पता है कि वी कैन ईट चिकन, वी कैन ईट फिश, वी कैन ईट एग्स, और नॉन वेज में वी कैन हैव मिल्क। उसके अलावा और वेज में वी कैन हैव। बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं कि मैम मैं तो दूध पीती हूँ तो मेरा तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या आप पूरे दिन में 1 लीटर दूध पी जाते हो? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी 1 लीटर दूध पीता होगा। और 1 लीटर दूध में आपको करीबन 30-32 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि आप कितना दूध पीते हो और आपको कितना प्रोटीन मिलता होगा। सो वेज सोर्सेज की अगर मैं बात करती हूँ कि प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं, मिल्क, जो लैक्टेटिंग मदर्स डेफिनेटली लेती हैं, मिल्क, पनीर, टोफू, सोया चंक्स बहुत 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 हेल्दी है आपके लिए। बहुत प्रोटीन सोर्सेज में आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रोटीन। सो सोया चंक्स,
छोले चने लोबिया ये सारी चीज़ें अभी इनिशियल फेज में आप अवॉइड करो, क्योंकि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो न्यू मॉम्स में काफ़ी कॉमन होता है, कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो आई थिंक पनीर, टोफू, सोया चंक्स, मिल्क, ये सारे कुछ दाल में से मूंग ले सकते हैं, मूंग हाँ दाल, मूंग दाल, दाल रोटी। डेफिनेटली मूंग दाल ले सकते हैं, और उसमें एक बहुत अच्छी मील है मूंग दाल का दलिया, आप ले सकते हैं जो आपके लैक्टेशन में बहुत हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ से ही थोड़ा सा और आगे कि न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे मिनरल्स वाइटामिन्स भी हैं जो एसेंशियल होते हैं, मतलब नॉर्मली वुमेन के लिए उतना ज़रूरत हो या ना हो, बट यू नो पोस्ट डिलीवरी कुछ ऐसे वाइटामिन्स भी मिनरल्स भी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल। सो पोस्ट डिलीवरी अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आपका सारा न्यूट्रिशन आप पास ऑन कर रहे हो अपने बेबी की तरफ, राइट, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने प्रोटीन की बात की, वैसे ही बहुत सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी इनिशियल फेज में लैक्टेटिंग मॉम्स को आती है, उसमें विटामिन डी सबसे कॉमन है, कैल्शियम, आयरन, B12, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिफिशिएंट हो जाती हैं बहुत सारी फीमेल्स, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और जो कंसर्न आता है, एक जो क्वेश्चन आता है सभी का, सारी मॉम्स का, कि वर्कआउट करने से या डाइट वगैरह पे ध्यान देने से या वेट लॉस या फैट लॉस या पोस्ट डिलीवरी रिकवरी से कहीं हमारा मतलब कहीं हमारे मिल्क सप्लाई में कोई कमी तो नहीं आ जाएगी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इसका क्या आंसर है? ओके, सो वर्कआउट की अगर हम बात करते हैं तो वर्कआउट अनटिल अनलेस कि आप इनिशियल फेज में बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हो, अगर आप माइल्ड एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर रहे हो तो वर्कआउट आपके लैक्टेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, राइट। लैक्टेशन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन, कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन, राइट। तो अगर आप सही अमाउंट में न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हो, अपना कैलोरीज कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके जो मिल्क सप्लाई है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यस, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने बहुत इंटेंस कुछ करने की कोशिश की या फिर कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश, कुछ ओवरडू करने की कोशिश की, तो आपको जो पेन या एक से सी सेक्शन मॉम्स है तो उनके स्टिचेस में पेन आ सकता है, पेल्विक फ्लोर हैवी हो सकता है, ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, लोअर बैक में पेन बढ़ सकता है, लेथार्जिकनेस बढ़ सकती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट इफ यू टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ए कैलोरीज, तो आपके मिल्क सप्लाई पे एक्सरसाइज से कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ये प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्लीज सुन लेना, क्योंकि दिस इज वन क्वेश्चन जो हमें सबसे ज्यादा आती है, राइट, कि सर वो वर्कआउट स्टार्ट करेंगे या ये सब चीजें स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो नहीं हमारे मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। एक्चुअली मिल्क सप्लाई पोस्ट जब आप वर्कआउट या अपने फिटनेस जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो पोस्टपार्टम, तो आपका मिल्क सप्लाई इस वजह से, ये क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो ये मिस्टेक करती हैं, वो इस वजह से इम्पैक्ट होता है क्योंकि उन्हें लगता है या हर जगह सुना हुआ है कि वेट रिड्यूस करना है तो कैलोरी डेफिसिट करते हैं, हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो वेट रिड्यूस हो जाएगा। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन फेज में अगर आप बहुत ज्यादा पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज्यादा कैलोरी कंट्रोल कर रहे हो, तो कैलोरीज इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर मिल्क सप्लाई। सो दैट्स द रीजन इट्स इम्पैक्टिंग और लैक्टेशन आपका ड्रॉप हो रहा है, बट एक्सरसाइज इज नॉट। यार इसका तो एक कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कि नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल फीमेल के लिए अगर मान लो कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है या 1800 कैलोरी आपकी डेली कैलोरी है, राइट, तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो कम से कम 400-500 कैलोरी आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग विच आई मीन ये वाला कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, राइट, ये हमेशा याद रखना कि आपको 400-500 एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी है, बिकॉज आप केवल अपने लिए नहीं खा रहे, यू आर नॉट ओनली टेकिंग एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, बट बिकॉज फॉर योर बेबी ऑल्सो। तो इसीलिए वो आई थिंक ये वाली गड़बड़ी कर देते हैं कि आपने गलती से अगर आपने वो कैलोरी ज्यादा कम करी तो आपकी मतलब फिर दिक्कत। 400-500 कैलोरीज इज इनफ टू प्रोवाइड योर बेबी, हाँ, राइट। बहुत सारी फीमेल्स को लगता है लैक्टेटिंग है ना, बहुत सारे हमारे एल्डर्स भी बोलते हैं कि अब तो तुझे 2 के लिए खाना पड़ेगा, सो दे स्टार्ट ईटिंग एक्चुअली डबल और मे बी मोर। सो वो भी नहीं करना है। 400 to 500 कैलोरीज सरप्लस में अगर आप हैं, सो दैट विल बी इनफ टू प्रोवाइड योर बेबी। तो इसको नहीं इस तरीके से समझ लेना, सारे समझ लेना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप चाहे तो नॉर्मल अभी मान लो डिलीवरी हुई है या डिलीवरी नहीं हुई है, राइट, थोड़ा कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से इफ योर कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 1800
plus your baby, तो 1800 plus 400 500, तो Right. again it is only 2300, only 2200. You cannot go like कि यार मैं ना, जैसे मान लो 3000 कैलोरी खा रहे हो, तो हो सकता है कि डिलीवरी के बाद भी आपका वेट और बढ़ जाए, कभी कम ना हो। और ये बहुत सारी फीमेल्स में होता है। बहुत होता है कि सर डिलीवरी को तो अब 2 साल हो गए और वेट बढ़ ही गया, हाँ। कम होने के बजाय बढ़ गया, तो उसमें मतलब कारण आप ही हैं। तो जो भी चीजें बता रही है, राइट, योर अच्छा, वर्कआउट का मतलब जैसे व्हेन शी इज सेइंग यू नो माइल्ड वर्कआउट एंड माइल्ड वॉक एंड 10-15 मिनट्स वॉक, 20 मिनट्स वॉक, जितनी भी चीजें यहाँ पे बात हो रही है, ये इनिशियल फेज के लिए है। ये भी याद रखना कि अगर आपको डिलीवरी के 3 महीने 4 महीने हुए हैं और अभी आपने स्टार्ट किया, देन इट इज गुड। बट जो Correct. भी ये प्लान बता रही है, ये सारा प्लान है फर्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स के लिए। बाद में आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। अगर आप हमारे यहाँ वर्कआउट कर रहे हो, कहीं भी वर्कआउट कर रहे हो, कि डिलीवरी के बाद आप आए और डिलीवरी के बाद आपने स्टार्ट किया एंड देन आप खुद से भी किया 15-20 मिनट वॉक इज गुड, लेकिन जब ये वॉक करते हुए 2 महीने 1 महीने हो गए तो कम से कम आधा घंटा वॉक, जब आपको वॉक करते हुए 2-3 महीने हो गए तो अराउंड 40-50 मिनट वॉक। ऐसा ना हो कि भाई 15 मिनट वॉक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में जितने भी वर्कआउट है, इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, विल गो स्लो, लेकिन ये करना तो है, राइट। तो ये Correct. प्लीज ध्यान रखेंगे सारे। वापस आते हैं कि एक नॉर्मल सा कंसर्न आता है अगेन, राइट, कि मैनेज करना। जैसे बहुतों का एक जो कंसर्न आता है कि सर अब जितनी भी हमने सुना है कि डिलीवरी के बाद जल्दी किया तब तो सब कुछ हो सकता है, अब मेरे बेबी को तो 2 साल हो चुके हैं या 3 साल हो चुके हैं, जैसे 4 साल हो चुके हैं, मैंने कुछ नहीं किया और मेरा पेट तो ऐसे ही रह गया, मान लो कि तो अब वापस ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, वापस मेरा बेली पहले जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैंने 3 महीने या 6 महीने बाद हमने नहीं किया स्टार्ट, अब इट्स बीन 4 इयर्स, इट्स बीन 3 इयर्स, इसका क्या टेक है, इसका क्या इवन अगर आपको लेट्स से 2 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसी भी फीमेल्स आती हैं जिनके 5 साल 6 साल के नो बच्चे हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट मम्मी पाउच, राइट। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसी फीमेल्स होती हैं। सो द आंसर इज कि डेफिनेटली आप पुराने अपने शेप में जा सकते हो इफ यू आर रेडी टू पुट दैट एफर्ट, राइट। अगेन यहाँ पे जो भी चीजें मैंने इनिशियली बोली कि आपका कोर कॉन्ट्रैक्शन या फिर आप वो जो एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, अगर वो सारी चीजें आप करते हो, अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है, आपने एक्सरसाइजेस एक गुड अच्छा फिटनेस रिजीम फॉलो किया है, तो कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न या फिर मिथ ये है कि बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि नहीं यार, वेट रिड्यूस करना है तो मैं कार्डियो करती हूँ, मैं जितना ज्यादा पसीना बहाऊंगी मेरा उतनी जल्दी वेट रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। या अगर आप सिर्फ किसी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जैसे रनिंग है, स्किपिंग है, डांस, एरोबिक्स, ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, या फिर बहुत जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के थ्रू आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके दे रहा है, अगर आप इन 2 तरीकों से, सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी एंड सिर्फ एक कैलोरी डेफिसिट डाइट, उसके थ्रू वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मम्मी टमी कभी वापस नहीं जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज जब आप इन तरीकों से वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप वेट तो रिड्यूस कर रहे हैं, आपको वेइंग स्केल पे वेट जाता हुआ दिख रहा है, बट फैट के साथ साथ आप अपनी बॉडी का मसल मास भी रिड्यूस कर रहे हैं, जो हमें किसी भी कॉस्ट पे नहीं करना है। इट्स बेटर टू स्टे द वे यू आर। आप मत करो वेट रिड्यूस, राइट। सो आपको मसल्स रिड्यूस नहीं करनी है। अगर आप लेट्स से बहुत सारी फीमेल्स को आपने ये सुना होगा, मैंने 10 kg रिड्यूस किया, 15 kg रिड्यूस किया, बट मेरा स्टमक और ज्यादा सैगी हो गया है, स्किन और ज्यादा लूज हो गई है, यहाँ आर्म विंग्स बनने शुरू हो गए हैं, रिंकल्स आने बहुत जल्दी शुरू हो गए हैं, मैं बहुत अपने एज से ज्यादा की दिखती हूँ, आई एम 30 बट आई स्टिल लुक 40, राइट। सो ये सारे इश्यूज इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपने सिर्फ वेट रिडक्शन पे फोकस किया, मसल्स को प्रिजर्व करने पे या गेन करने पे फोकस नहीं किया, फैट परसेंटेज कट डाउन करने पे फोकस नहीं किया, राइट। सो अगर कोई भी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको 1 साल या उससे ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो अब आप रिकवर कर चुके हैं, फर्स्टली अपने पोस्टपार्टम फेज से रिकवर कर चुके हो, नाउ यू कैन प्रैक्टिस ऑल सॉर्ट ऑफ वर्कआउट अनटिल अनलेस कि आपको डीआर या अम्बिलिकल हर्निया जैसे इश्यूज नहीं है, कंडीशंस नहीं है। So now you can practice everything, but mindful again यहाँ पे भी रहना बहुत important है, right? आप योगा भी करेंगे, आप कार्डियो भी करेंगे, आप जुम्बा भी करेंगे, लेकिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे,
राइट। बहुत बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि मैं डंबल्स उठाऊंगी, मैं वेट उठाऊंगी तो मैं तो मस्कुलर हो जाऊंगी, मेरे मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, राइट। इतना आसान नहीं होता इतना आसान बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज फीमेल्स में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जिसको हम कहते हैं वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल मेंबर। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हाई है, फीमेल्स में कम है, राइट, जिसकी जो हमें हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में। तो अगर आप कितना भी वेट लिफ्ट करोगे, आप बहुत हैवी वेट्स लिफ्ट करो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हमारे प्रोग्राम की हम बात करते हैं, सो 2 kg 3 kg 4 kg ये वेट्स आप लिफ्ट करते हैं तो इनका मैं भी इसमें थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि अगर नॉर्मली ना बहुत हेवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सरप्लस में कैलोरीज खा रहे हैं, प्रोटीन मान लो अपना जो वेट है उसका डबल ले रहे हैं, राइट, तो जाके थोड़ा मोड़ा मसल डेवलप करते हैं। जो लोग जो थोड़ा बल्की होते हैं उनका पर्पस अलग होता है। जैसे आप बहुत बार देखो वेट लिफ्टर जो फीमेल होती है, जो वेट लिफ्टर्स है, राइट, वो मसल्स डेवलप करते हैं क्योंकि उनका पर्पस अलग है, राइट। उनकी कैलोरीज, उनको अगर 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट वो 2500 3000 4000 कैलोरी खाती है, उनसे कंपेयर मत करो। बट अदरवाइज आप किसी को भी देखोगे, आप हमें देख लो, आप किसी को भी देखोगे कि अगर मान लो कि कोई भी फीमेल, मतलब आप यू टॉक अबाउट शिल्पा शेट्टी, आप यू टॉक अबाउट दिशा पटनी, जितने भी सेलिब्रिटीज को देख रहे हो, जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपको टोन दिखेंगे, उनके थाइज, उनके लेग्स, उनके आर्म्स आपको टोन दिखेंगे, वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं दिखेंगे। और जो इन्होंने बताया कि सबसे वो साफ है कि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, राइट, वो हार्मोन बहुत कम है फीमेल्स में। आप आराम से करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप आराम से करो, कभी नहीं होगा। मैं तो नॉर्मल अपने प्रोग्राम में हम जो बात करते हैं उसमें तो मैं ये बोलता हूँ कि अपने आर्म्स को ऐसे करके इंचेस में नाप लो, और जितना मैं डंबल बोलता हूँ सारी चीजें करते रहो। अगर ये आर्म्स का साइज बढ़ गया बीइंग अ फीमेल, तो मैं जो भी आप पैसे हमें दोगे उसका 5 गुना पैसा तो मैं वापस करूंगा। इतना कंफर्म, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं इस चीज में, राइट। और लेकिन जैसे बेली के लिए फिर कोई वर्कआउट, जैसे अभी आपने बोला कि केवल कार्डियो करने से वो नहीं हो पाएगा, दिस इज व्हाट यू सेड, बेली फैट नहीं जाएगा, राइट। आपने बोला कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, योगा भी करना होगा, लेकिन तो ये सब कुछ करके डाइट का ध्यान रख के बेली फैट चला जाएगा? ये सब कुछ करके और डेफिनेटली आपको आपके बेली पे इंचेस में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, बट उसके साथ कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं डायफ्रामिक ब्रीदिंग बार बार इंक्लूड कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेसिक एक्सरसाइजेस जो आपके पेल्विक कोर और माइंड कॉन्ट्रैक्शन में आपको कनेक्शन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, नॉट कॉन्ट्रैक्शन, कनेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, राइट। सो जब आप डायफ्रामिक ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो कनेक्शन बन रहा है। उसके बाद आप बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे डेड बग है, आप हील स्लाइडर्स हैं, आप साइड प्लैंक्स हैं, फिर आप ग्लूट ब्रिजेस हैं कोर कॉन्ट्रैक्शन के साथ। और जब हम ये एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये एक्सरसाइजेस आप एक्सहेलेशन के साथ करते हैं, इनहेलेशन के साथ नहीं करते हैं। आप एक्सहेलेशन के साथ करेंगे और होल्ड नहीं करना है ब्रीथ को। बहुत सारी फीमेल्स क्योंकि कोर कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रीथ को होल्ड कर लेती हैं। होल्ड करके आप कितने टाइम तक प्रैक्टिस कर लोगे? कैन यू होल्ड योर ब्रीथ फॉर द नेक्स्ट 2 minutes? यू कांट, राइट। सो ब्रीथ होल्ड नहीं करेंगे, एक्सहेलेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, कोर, पेल्विक और माइंड के कनेक्शन पे फोकस करेंगे। ओके। और कितना वेट तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर महीने? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कितना वेट वो कम कर सकते हैं? क्या गोल होगा, कितना कर सकते हैं? अगर मैं एक आइडियल वेट लॉस की या फिर एक सस्टेनेबल तरीके से मैं बात करूं कि अगर आप एक सस्टेनेबल तरीके से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप अपने मसल मास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, अपने हेल्थ के साथ, एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लैक्टेशन के साथ ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि मैं वेट रिड्यूस करूं बट मेरे बॉडी में किसी तरह की कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना हो, मेरा हेयर फॉल ना बढ़े, मेरी स्किन ग्लो करे पहले से ज्यादा, मेरी एनर्जी अच्छी हो जाए, सो एनीथिंग बिटवीन 2 to 4 kg आई थिंक इज इनफ पर मंथ, राइट। जब आप एक अच्छा प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं, सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो आई थिंक 2 to 4 kgs is an ideal weight loss which we should be targeting. Okay, thank you. एक और कंसर्न है जो बहुत बड़ा कंसर्न है विमेन का, पोस्टपार्टम विमेन का, वो है स्ट्रेस से रिलेटेड, राइट। कि काफी ज्यादा विमेन ऐसी आती हैं कि जो डिलीवरी के बाद ना थोड़ा स्ट्रेस में होती हैं, राइट, और रीजन मतलब बता नहीं पाती, बहुत बार उनको डील करना नहीं आता। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है? मतलब हार्मोन्स के कारण या
वो प्रॉब्लम के कारण, मतलब किस कारण से ये स्ट्रेस होती हैं, और इसका कोई उपाय है तुरंत में 2-4 महीने में ठीक करने का? कैसे मैं बताऊं? पोस्टपार्टम स्ट्रेस की अगर मैं बात करती हूँ तो काफ़ी कॉमन है, बहुत सारी फीमेल्स इससे स्ट्रगल करती हैं, बट द सैड पार्ट इज़ कि बहुत सारी या मेजॉरिटी की मैं बात करूँ तो इसके बारे में बात ही नहीं कर पाती, राइट? सो ये बहुत ही कॉमन सा कंसर्न है, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, राइट? अभी तक आप प्रेग्नेंट थे, अभी तक आप सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर पा रहे थे, आप सारी चीज़ें, अपने सारे काम, अपने सारे वर्क, योर ऑफिस, एवरीथिंग यू वर मैनेजिंग, बट नाउ देयर इज समबडी एल्स who you need to take care of, और आप पे ही वो सामने का बंदा जो वो है इंसान, बच्चा, वो completely आप पे डिपेंडेंट है, राइट? सपोर्ट सिस्टम है आपके आसपास, मे बी योर हस्बैंड, योर इन-लॉज, योर मदर, फादर, एवरीबडी इज देयर, बट स्टिल 80% ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है, और लाइफ बहुत चेंज हो गई है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपको बहुत थकान लगती है, आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील करते हैं, तो इन बहुत सारे रीजंस है, ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस भी हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करते हैं। सो शुरू के 3-4 दिन, 5 दिन तक अगर आपको थोड़ा रोना आता है, आप इरिटेबल फील करते हैं, आप थोड़ा सा यू डोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ, तो ठीक है, 3-4 डेज 5 डेज ये होता है, इट्स नॉर्मल। बट उसके बाद भी अगर ये चल रहा है, अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक भी अगर ये चल रहा है, सो प्लीज फाइंड समबडी एंड टॉक टू देम, राइट? सबसे अच्छा कौन हो सकता है? मे बी योर मदर, मे बी योर हस्बैंड। तो सबसे पहला आपके पास कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली होना चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर पाओ। आपके पास ये हेजिटेशन ना हो कि मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि नहीं, मैं ये बता सकती हूँ कि नहीं, शुड आई शेयर दिस और नॉट, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सो देयर हैज टू बी समबडी, मे बी योर हस्बैंड, मे योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एनीबडी, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर पाए। वन, जितना पॉसिबल है प्लीज रेस्ट लेने की कोशिश करें। आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट विद अ न्यू चाइल्ड, बहुत मुश्किल है, थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करें। डीप ब्रीदिंग 4-4-6, ये एक रूल फॉलो करें, 4-4-6। 4 सेकेंड्स आपने इनहेलेशन में लगाए, 4 सेकेंड्स आपने होल्ड किया ब्रीथ को, और 6 सेकेंड्स आप उसको एक्सहेलेशन में लगाइए। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में हेल्प करता है, आपकी जो वेगस नर्व है उसको एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट इज वन। सेकेंड, आई थिंक सोशल मीडिया डिटॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आप जिस फेज में होते हैं या जो चीज़ें आप सर्च कर रहे होते हो ना, आई थिंक सोशल मीडिया पे आपको वही दिख रही होती है। सो मे बी यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू, या फिर चाइल्ड, बच्चे के साथ वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वही दिखा रहे हैं। People are feeling good about it, people are feeling or building the connection with their baby, and you feel guilty about it कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। So जो मुझे लगता है, एक सोशल मीडिया डिटॉक्स इज ऑल्सो अ गुड थिंग विच यू शुड बी डूइंग इन दिस फेज। और अगर आपको लग रहा है यार बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है, मैं नहीं टेक केयर कर पा रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मुझे इरिटेबल लग रहा है, ये सारे कॉमन इश्यूज है। तो बच्चे के साथ एक स्किन टू स्किन कर्डल बहुत बहुत हेल्प करता है आपके वो इमोशनल बॉन्ड को डेवलप करने के लिए, राइट? थोड़ा खुद के लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, इफ यू फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, इफ यू फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी अलोन, बिल्कुल ही शोर शराबे से दूर, गो इन अ बालकनी, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कॉफी। आप पूरे दिन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए निकालो। सो आई थिंक ये कॉमन है, बहुत कॉमन है, लेकिन ठीक किया जा सकता है, और इसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। सो आप गिल्ट वाले फेज में मत जाओ, राइट? अभी आप स्ट्रेस्ड नहीं हो, आप आपको सिर्फ थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, आपको कनेक्शन के लिए टाइम चाहिए। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन एज यू हैंडल्ड मेनी इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, कुछ और अगर बचा होगा, राइट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप कमेंट्स में आप लिखना कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे मतलब ये जो जो पॉडकास्ट है, इससे आपको कितना समझ में आया इस टॉपिक पे, राइट? अगर और भी कुछ इसके अलावा भी अगर आपको लगता है और कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज क्वेश्चंस आप कमेंट में लिखेंगे। विल डेफिनेटली ट्राई कि हम एक और एपिसोड लेके आए। अगर आपके कंसर्न आते हैं, अगर आपके कमेंट्स आते हैं, तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट?
एक चीज और लास्ट कि जैसे हम लोग पोस्टपार्टम फिटनेस, पोस्टपार्टम वेलनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं, राइट? तो एक तो है कि डेफिनेटली इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे मेंटोरशिप में आके, श्वेता के मेंटोरशिप में आके, और उसके बाद आप प्रोग्राम, आप अब अगला जो 3 महीना जो पोस्टपार्टम फिटनेस वेलनेस की जो आपकी जर्नी है, वो हमारे साथ आप कंटिन्यू करो, हमारे साथ मिल के बात करके, मेंटरिंग करके अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप एक बार बता देंगे कि हमारा जो प्रोग्राम होता है आपका पोस्टपार्टम फिटनेस एंड वेलनेस, वो किसके लिए होता है और एग्जैक्टली क्या है उस प्रोग्राम में? सो पोस्टपार्टम वेट लॉस प्रोग्राम की अगर मैं बात करती हूँ, सो मुझे वेट लॉस कहना भी थोड़ा सा बुरा लगता है। आई वुड सजेस्ट कि पोस्टपार्टम रिकवरी, दैट्स अ राइट वर्ड। सो पोस्टपार्टम रिकवरी अगर आप ढूंढ रहे हैं, सो आई थिंक हमारा प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये वैसा प्रोग्राम है जहाँ पे वो सभी फीमेल्स हमें ज्वाइन करती है जिनके बेबीज 2-2.5 महीने से लेकर के साल, 1.5 साल, 2 साल के एज ब्रैकेट में होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक्सक्लूसिव पोस्टपार्टम वेट लॉस प्रोग्राम है, तो सारी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, फर्स्टली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, वर्कआउट एंड डाइट। ओके, न्यूट्रिशन पार्ट भी कवर करता है। सो वर्कआउट सेशन जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली डिजाइंड होते हैं सो दैट कि आप सी सेक्शन मॉम हैं, आप न्यू मॉम हैं, आपको डीआर या अम्बिलिकल हर्निया जैसे इश्यूज हो सकते हैं, लोअर बैक पेन हो सकता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक हो सकते हैं, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट्स जो एक बहुत कॉमन कंसर्न है, बहुत सारी फीमेल्स पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रगल करती हैं इसके साथ। तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट्स जैसे इश्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज के साथ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन सभी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए वर्कआउट सेशंस अकॉर्डिंगली डिजाइन किए जाते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको मॉनिटर करने के लिए। सो लाइव सेशंस है, बहुत सारे टाइमिंग्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज फॉर अ न्यू मॉम इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप एक ही टाइम स्लॉट फिक्स कर पाओ। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से किसी भी टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन जैसे सेशंस भी आपको मिलते हैं जो पोस्टपार्टम स्ट्रेस से, डिप्रेशन से वापस आने में आपको बहुत हेल्प करते हैं, रिकवर करने में बहुत हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, बहुत सारी फीमेल्स जिनका 1 साल का बच्चा है। सो देयर रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? बहुत सारी फीमेल्स जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आती हैं, न्यू मॉम्स भी हैं, मे बी प्री डायबिटिक है, मे बी थायराइड है, मे बी कोई और इश्यूज हैं। सो आपके हेल्थ इश्यूज, आपके कंसर्न्स, आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, everyday monitoring so that you should not be cheating, right? So everyday monitoring of your meals, weekly monitoring of your progress, customization of your diet plan, motivational sessions, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में मिलती हैं। Okay. Thank you so much. I think thank you so much for the session. Thank you so much for all the information. So much for having me here. और बाकी भाइयों बहनों, bye bye. Right. Thank you.